हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी हमारी पॉलिटी की। इसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 1 संविधान के बारे में पढ़ लिया था और अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। इसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट की थी जो हमारी थी समता के अधिकार के बारे में। समता का अधिकार जो आता है 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये हमारा आर्टिकल की तरह से हम देखें तो आर्टिकल 19 से लेकर के ये 22 तक आता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्वतंत्रता क्या है और समता और स्वतंत्रता में क्या चीज़ें हैं जो हमें एक जैसी नज़र आती हैं। देखिए, जो लोकतंत्र है, अगर हम सिर्फ लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों का तंत्र, यानी यहाँ पे बात हो रही है लोगों की। और जो हमारे मानव हैं, जो लोग हैं, अगर हम मानव की बात करें तो मनुष्य वैसे तो प्राकृतिक रूप से ही स्वतंत्र है, ठीक है। बाद में राज्य बने, ऐसा नहीं कि राज्य ने मनुष्य को बनाया है, नहीं, मनुष्य ने राज्य को बनाया है। तो हम इस तरह से देखें अगर हम, तो हमारा जो मानव है वो स्वतंत्र है, ठीक है। और मानव प्राकृतिक रूप से ही स्वतंत्र है। बाद में हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, राज्य बनाए, पहले हमने समूह बनाए, फिर राज्य बनाए, फिर राज्यों को अलग अलग अधिकार दिए। तो ये हम लोगों ने खुद किया है, राइट। अब हम बात करते हैं अगर समता की, तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सिर्फ स्वतंत्रता का क्या करेंगे? जिस समाज में समानता ना हो तो क्या उसे हम स्वतंत्रता कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है? इसके अंतर्गत बहुत सारे माध्यम आते हैं। जैसे माध्यम से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस एक माध्यम है। इसके अलावा हमें जो राइट टू स्पीच होता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में विरोध कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारे जो भी अधिकार हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। चाहे वो कोई अधिकार हो, वो स्वतंत्रता का अधिकार हो या किसी भी तरह का अधिकार हो, हर अधिकार के साथ कोई ना कोई प्रतिबंध जरूर आता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ और मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये नकारात्मक हो जाएगा। तो किसी भी अधिकार को सकारात्मक रूप से ही बनाए रखने के लिए हमें प्रतिबंध भी साथ में लगाने जरूरी होते हैं। इसी तरह से स्वतंत्रता के अधिकार के साथ भी कुछ प्रतिबंध आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने आर्टिकल के रूप में देखते हैं अपने स्वतंत्रता के अधिकार को। देखिए, ये हमारा आर्टिकल आता है 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे पास 6 अधिकार आते हैं जो अलग अलग पॉइंट्स में हमारे पास दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है हमारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसको कह सकते हैं, यानी हम स्पीच दे सकते हैं, स्पीच, ठीक है। और साथ ही हमारे पास अलग अलग माध्यम है। अब सिर्फ स्पीच नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलना ही इसमें माध्यम होगा, इसमें सब तरह है। चाहे आप ये कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता है, स्पीच का माध्यम हो गया, या हम भाषण दे सकते हैं, हम समूह बना सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला पॉइंट है हमारा शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार। तो हम जमा हो सकते हैं, एक साथ जमा होकर के किसी भी विषय में अगर हम सभी लोग एक जगह सहमत हैं तो साथ में मिलकर हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, पर शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तीसरा हमारा संगठन बनाने का अधिकार। संगठन बनाने का मतलब है कि कोई भी संस्था है, संगठन है, तो हम अपने अपने संगठन अपने अपने तरीके से बना सकते हैं और कोई भी काम हम कर सकते हैं। चौथा है हमारा आवागमन का अधिकार। मतलब भारत में देखिए, आपको पता होगा एकल नागरिकता है, तो हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कहीं किसी और स्टेट से कहीं और जाने के लिए, यूपी से दिल्ली आने के लिए, दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए, हमें कहीं और जाने के लिए कोई पास की जरूरत नहीं है, हम कहीं पे भी आराम से आवागमन कर सकते हैं। और अपना 5वां जो पॉइंट है इसमें आता है वो है निवास का अधिकार। मतलब कहीं पे भी जाकर रहने की स्वतंत्रता, यानी वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता। तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, शहरों में जाते हैं काम के लिए,
और वहीं पे रहते हैं वो, और कई बार तो वो पूरी फैमिली ही वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और वो लोग वहीं पे हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो ये हमारे निवास के अधिकार के अंतर्गत ही होता है। अगला है हमारा कोई भी पेशा या व्यापार चुनने का अधिकार। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले क्या था कि जो व्यापार था या पेशा था वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था कि एक व्यक्ति वही काम करेगा जो उसके पहले के लोग करते आए हैं, पर अब ऐसा नहीं है। इसमें हमारे संविधान में इस चीज़ को ऐड किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशा हो, व्यापार हो, कुछ भी वो जो उसका मन करे वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, ये सभी आर्टिकल हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या क्या प्रतिबंध आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हमने की है। इसमें अगर हम कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, शांति नहीं है, नैतिकता की उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे अगर हमने कानून व्यवस्था खराब करी, कहीं पे अशांति फैला दी, ठीक है, तो ये सब आधार हो सकते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के सरकार द्वारा। इसके अलावा सभा और सम्मेलन का अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन हमेशा वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं लेकिन आप कोई हथियार लेके बैठे हैं, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली वो हिंसा का माध्यम ही हो गया, राइट। अगला है हमारा, किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, अलग अलग धाराएं होती हैं, आपने धारा 144 सुना होगा, अक्सर आपको न्यूज में सुनने को मिलता है। तो वो अलग अलग ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सरकार अपने अधिकार का उपयोग करती है और लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई गलत चीज होने वाली है, कोई हिंसा होने वाली है, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। पर आपको नहीं लगता कि क्या इन अधिकारों का कई बार दुरुपयोग भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है। हमेशा सरकारों द्वारा इन जो भी हमारे पास ये अधिकार हैं इनका दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ संभावना भी इनकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर जनता जो है, हमारी जो जनता है, अगर वो जागरूक हो तो कई बार इसकी जो संभावनाएं हैं वो कम भी हो जाती हैं। तो एक तरह से संतुलन बनाया जा सकता है अगर नागरिक जागरूक हो तो। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि सरकार, अगर जनता द्वारा सरकार की किसी नीति या कार्य का विरोध किया जा रहा हो, ठीक है, अब कोई पॉलिसी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आई, तो उन्होंने समूह बनाया और विरोध प्रदर्शन करने का सोचा। लेकिन कई बार सरकारें जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देती। कैसे नहीं देंगी? अब उनके पास भी तो अधिकार है। अब वो कहेंगे कि नहीं, 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, ठीक है, तो वो उनके पास अधिकार है, वो ऐसे करके अनुमति देने से रोक सकती हैं। पर अगर ऐसे में जो जनता है वो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। सतर्क होने से क्या मतलब है? आप देखिए, कोई भी चीज ऐसा प्रदर्शन हो तो प्रदर्शन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा सड़क जाम, रोड जाम या कोई इस तरह की समस्या ना हो कि किसी का रास्ता रुक रहा है या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो सरकार के पास क्या होता है, पुलिस के पास फिर वो अधिकार आ जाते हैं कि वो उस जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको वो खत्म कर सकती है। इसके अलावा हिंसा किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा हुई तो तुरंत वो सरकार उस पर तुरंत के तुरंत कंट्रोल कर सकती है। वो उसके पास फिर कानून व्यवस्था को सुधारने का जितने भी तरह के अधिकार होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर नागरिक जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति तो इसको बिल्कुल जो ये दुरुपयोग की संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हम आगे के अनुच्छेद देखते हैं। और अगला हमारा है, हमने देखिए आर्टिकल 19 पढ़ लिया, अब हमारा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये हमारा आता है आर्टिकल नंबर 20। अगला हमारा आर्टिकल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किताबों में अक्सर ये आपको मिल जाएगा जीवन के अधिकार लिखा हुआ, ठीक है। तो जो हमारा संविधान है, संविधान में ये लिखा हुआ इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। और शिक्षा का अधिकार है, ये है अनुच्छेद 21 का में। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी शिक्षा के अधिकार को बाद में जोड़ा गया है। जब हमारा ओरिजिनली संविधान बना था तब ये नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है और ये हमारे अनुच्छेद 21 का ही पार्ट है। तो ये कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है, 21 का ही पार्ट है, 21 का। और हमारा आखिरी अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ठीक है। ये हमारे आता है आर्टिकल नंबर 22 में। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। देखिए, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। अभियुक्त का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अभियुक्त का मतलब ये है कि जो आरोपी है, यानी कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है पर न्यायालय में अभी वो बात सिद्ध नहीं हुई है, तो जब तक बात सिद्ध ना हुई हो तब तक वो अभियुक्त या आरोपी कहलाएगा, वो अपराधी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपराधी और अभियुक्त दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, जब मैंने आपको अभी बताया कि जब तक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक वह दोषी नहीं माने जाएगा। ये हमारे जो कानून है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने ऐसे, तो अब आप किसी को भी बहुत सारे केस चलते रहते हैं, तो कोई किसी व्यक्ति पे झूठा आरोप लगा देगा तो क्या वो आरोप तुरंत के तुरंत वो अपराधी बन जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो उसकी समाज में कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो जाएगी, उसकी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बाद में सब चीजें साबित हो गई और वो दोषी नहीं पाया गया, लेकिन जो एक समाज में उसका जो जगह थी, जो उसकी इज्जत थी, वो तो खत्म हो गई ना। तो इसीलिए ये चीज व्यवस्था की गई है कि किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जब तक कोई भी व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं कर दिया गया है तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। अगला है हमारा, अभियुक्त को स्वयं को बचाने के लिए समुचित अवसर दिया जाएगा। उसका कारण क्या है? जो स्वयं को बचाने का समुचित अवसर से क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब वकील। ठीक है, तो मतलब जो हमारा अभियुक्त है, जो भी आरोपी है, उसको वकील करने की अपनी आज़ादी होगी कि वो अपनी पसंद से कोई भी वकील कर सकता है अपने हिसाब से। अगला पॉइंट है, निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। निष्पक्ष मतलब जो ऐसा मुकदमा जो पूरी तरह से किसी के पक्ष में ना आए और पूरी तरह से वो ऐसा हो कि कोई भी जो भी व्यक्ति है वो अपने अपने अधिकारों का हर कोई उपयोग कर सके। इसके लिए हमारे संविधान में 3 अधिकारों की बात की गई है। पहला क्या है? एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि खून एक करें या 2, सजा तो एक ही बार होगी। तो ये एक मजाक में ही है, पर ये बात सही है कि एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती। दूसरा ये है, अपराधी द्वारा जिस समय अपराध किया गया था सजा भी उसी समय के कानून के आधार पर ही होगी। अब देखिए, मान लीजिए, आपको तो पता ही होगा कि कई बार 25-25, 30-30 साल बाद कई चीज़ों के निर्णय निकल के आते हैं। अब 25 सालों के बीच में या 20 सालों के बीच में कुछ कानून में चेंजेस हुए होंगे, पक्का हुए होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर किसी कानून में मान लीजिए कि आपको 20 साल पहले उस चीज़ की सज़ा 2 साल थी, तो आज उस चीज की सजा मान लीजिए 4 साल हो गई है, तो क्या वर्तमान के कानून के आधार पर उसको सजा होगी? नहीं, उसको सजा 2 साल ही होगी। यानी जो उस समय, जिस समय उसने जो अपराध किया था, उसी समय के कानून के आधार पर सजा होगी। और तीसरा हमारा पॉइंट है, व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। मतलब किसी भी, ये व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है, ये मनुष्य की गरिमा के खिलाफ है कि किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम खुद बोलो कि तुम झूठे हो। ठीक है, मतलब ये कि आप खुद बोलो कि आपने ये कोई गुनाह किया है, कोई सजा, आपने ये काम किया है, तो आपको सजा दे दी जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। ओके, तो ये हमारे कुछ अधिकार हैं। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं और हम अपना देखते हैं शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा का अधिकार मैंने देखा है, आपने अभी देखा है क्या है, उसमें एक अलग से 21A जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो 21A है वो क्या है? जो हमारा 21 अनुच्छेद है उसी के तहत इसको एक बाद में जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, ये 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसको, और ये अनुच्छेद हमारा 21 का है। और इसमें कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए है? ये 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए जोड़ा गया है। ये 2002 में जोड़ा गया था। इसके बाद हमारा, ये तो हमारे मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। 2009 में हमारे पास इसके लिए कानून भी आ गया था, संसद द्वारा कानून पारित किया गया था। इसके तहत यही बात की गई थी कि निःशुल्क जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है वो सभी को मिलना चाहिए। तो 2009 में ऐसा एक एक्ट भी पास हो गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना अनुच्छेद 21 ही काफी बड़ा है, जिसको अलग से हमने देख लिया और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, अनुच्छेद 21 है ये। इसमें क्या चीजें हैं? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
इसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ। आपने कई जगह सुना होगा। मतलब जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। किसी का भी कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी की जान नहीं ले सकता, कोई कानून नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर ये जो फांसी और इन सब चीज़ों की सज़ा होती है वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो होंगी, लेकिन वो कानून की प्रक्रिया के तहत ही होंगी। ओके, देखिए किसी भी इसमें कुछ अधिकार हमें दिए जाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के फट से गिरफ्तार कर लिया और उसको कारण ही नहीं बताएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। इसके अलावा नागरिक को अपने बचाव का अधिकार होगा। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है, भाई वकील के माध्यम से वो अपने बचाव कर सकता है। वो जो कुछ भी अपने बचाव का अधिकार होगा वो कर सकता है। तीसरा ये है, अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। फिर न्यायाधीश ये डिसाइड करेगा कि जो गिरफ्तारी है वो उचित है या नहीं। तो इसके लिए ये 24 घंटे का एक समय सीमा तय की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार को और ज़्यादा व्यापक किया गया है। इसके अंतर्गत शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी अंतर्निहित है। मतलब हर व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं है कि राइट टू लाइफ तो है पर इतनी गरीबी है कि खाने को नहीं है, तो वो राइट टू लाइफ किस काम का रहा? अगर किसी के पास खाने को नहीं है और वो भूखा ही मर जाएगा या वो मर मर के ही जी रहा है, तो उसका वो जीवन का अधिकार किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट यही बात कहता है कि हर व्यक्ति को एक झोपड़ी से यहाँ क्या अर्थ है? झोपड़ी से लिटरली झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी का मतलब ये है घर। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास एक घर और रोजी रोटी का मतलब है राइट टू फूड। और रोजी का क्या मतलब होता है यहाँ? रोजगार। मतलब कि हर एक व्यक्ति को उसके पास एम्प्लॉय होना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए। ठीक है, रोजगार होना चाहिए। और रोटी से हमारा यहाँ मतलब है राइट टू फूड, उसको भोजन का भी अधिकार है। और घर का मतलब है कि उसके पास घर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों के बिना जो भी कोई व्यक्ति होगा वो जिंदा ही नहीं रह सकता इन तीनों चीज़ों के बिना। ठीक है, तो ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो जीवन का अधिकार है ये धीरे धीरे और व्यापक होता जा रहा है। दिन पर दिन इसकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे हम अगर बात करें तो पहले क्या था कि हमारे पास ऐसे कहते थे रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं। ठीक है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, सिर्फ आप रोटी कपड़ा मकान से बात नहीं कर सकते कि हाँ बात हो गई। इसके बाद हमारा आता है शिक्षा भी तो आता है, और शिक्षा से भी पहले आता है हमारा स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा अच्छा तो शिक्षा कैसे होगी? और अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? ठीक है, और अगर रोजगार मिलने के बाद भी अगर वो मनुष्य हैप्पी नहीं है, यानी वो खुश नहीं है, आपने सुना होगा हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुका है, अब बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब अगर अलग अलग देशों की बात की जाए तो विकास तो देखा ही जाता है, किसी भी देश की जीडीपी तो देखी जाती है, लेकिन जीडीपी से ज्यादा आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है कि भाई उस देश के नागरिक कितने खुश हैं। तो रोजगार के बाद हमारा मनोरंजन भी आता है। तो इस तरह हमारा जो जीवन के अधिकार है या जीवन है जो हमारा, वो धीरे धीरे और ज्यादा व्यापक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो यही चीज आप इसमें देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ चीजें इसमें ऐड करी हैं और वो लगातार करते हैं, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अलग से। अब देखिए, आपकी किताब में अलग से दिया हुआ है निवारक नजरबंदी, ये क्या होता है? देखिए, हिरासत के ना 2 प्रकार होते हैं। जो भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसके नॉर्मली 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अपराध सिद्ध और दूसरा होता है निवारक अपराध। अपराध सिद्ध का मतलब है भाई ठीक है, अपराध के लिए किसी उसको सिद्ध हो गया है या किसी को लगता है कि हाँ ये आरोपी है या कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सबूत है तो ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। आपने सुना होगा कुछ मामलों में, सिविल मामलों में नहीं होता कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ होती है। अगला ये जो दूसरा तरीका होता है ये होता है निवारक अपराध। ये निवारक क्या होता है? यहाँ पे यही चीज़ है, शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना और बिना वर्णित प्रक्रिया का पालन किए ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जाना। मतलब अगर किसी भी प्रशासन को, सरकार को ये शक है कि इस व्यक्ति का खुले में घूमने से कहीं पे हिंसा हो सकती है या कुछ लोगों को भड़का रहा है जिससे आगे चल के ये समस्या आ सकती है, ऐसा सिर्फ उन्हें शक है यानी आशंका है, तो आशंका के आधार पर कोई भी प्रशासन या सरकार
किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे इस तरह के, और इसमें कोई वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना, यानी कानून की किसी भी तरह का कोई पालन नहीं किया जाएगा इसमें, बस डायरेक्टली उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक अधिकार दिया गया है, आप इसको कह सकते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं निवारक नजरबंदी अधिकार। ये सरकार का अधिकार होता है या प्रशासन का आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतम जो टाइम है वो 3 महीने का है। अधिकतम 3 महीने ही ऐसा हो सकता है। इसके बाद समीक्षा के लिए, समीक्षा मतलब कि क्या ये जो गिरफ्तारी है ये सही है या गलत है, इसकी समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड होता है जो बनाया गया होता है, उसके समक्ष यह केस भेजे जाते हैं, और फिर वो सलाहकार जो बोर्ड होता है वो ये डिसाइड करता है कि क्या ये सही है या गलत है, या इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ज़्यादातर जो सलाहकार बोर्ड होते हैं इसको 6 महीने भी, 3 महीने और आगे वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग समय निर्धारित होता है, इसे आप देख लीजिएगा तो उससे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इसकी समीक्षा आप अपने लेवल पे कीजिए, अपने खुद तरीके से समझिए। अभी हाल में ही इसके निवारक नज़रबंदी का आपका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रोज अक्सर ऐसी न्यूज़ आती है और आपको इसको करंट से जोड़ करके पढ़ना होगा। ये सिर्फ एक आपको तरीका है बताने का कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता दी गई है कि ये है। अब ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादातर जो सरकारें होती हैं इसका दुरुपयोग करती हैं। इसका दुरुपयोग किया जाता है कि आशंका के आधार पर, आप खुद ही सोचिए कि आशंका के आधार पर कि हाँ आप कुछ गलत कर सकते हो, ऐसा उन्हें शक है, इस शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन आप ये भी इसको दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करेगा कि हो सकता है कि कहीं पे कुछ ऐसा कोई आतंकी गतिविधि होने वाली है, तो उसमें पुलिस को शक है, कुछ किसी न किसी बिला पे वो कह रही होगी या सोच रहे होगे, तो वो एक अधिकार उनको दिया गया है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। ठीक है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीका है, आप अपनी खुद की समीक्षा इसके लिए तैयार कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला अधिकार आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे अपने जो आगे का अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।